हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपना इसको जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो निष्क्रिय गैस पाई जाती है वो कौन सी है, वो है आर्गन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें इसके परसेंटेज की कि जो आर्गन है ये कितने परसेंट हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये 0.93% पाई जाती है। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको सारी डिटेल ही बता देता हूं। तो दोस्तों जो निष्क्रिय गैस है इसको और क्या कहा जाता है, तो निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस, दुर्लभ गैस और नोबेल गैस कहा जाता है। ठीक है, इन चार नामों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों जो निष्क्रिय गैसें हैं इनकी संख्या कितनी है, तो निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो एक आर्गन है, दूसरी हीलियम है, तीसरी नियान है, चौथी जेनॉन है, पांचवी क्रिप्टॉन है और छठवीं रेडॉन है। ठीक है, यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी निष्क्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती। दोस्तों जो रेडॉन है यह एक ऐसी निष्क्रिय गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बाकी की जो 5 गैसें हैं रेडॉन को छोड़कर ये सभी हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन निष्क्रिय गैस है ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 0.93% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। अब हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि जो नाइट्रोजन है ये कितने परसेंट है, ये 78% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ऑक्सीजन 21% है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है आर्गन। ठीक है, और आर्गन का सिंबल क्या होता है, AR होता है। ठीक है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, कितने परसेंट पाई जाती है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 0.93% पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, और CO2 का परसेंट कितना होता है वायुमंडल में, तो 0.03% होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद ओजोन पाई जाती है। ओजोन का भी आपको पता होना चाहिए, ओजोन को हम O3 बोलते हैं और ये हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0.0006%। ठीक है, ये मात्रा होती है ओजोन यानी कि O3 की। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है और ओजोन का परसेंटेज भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो वांडीवास है इसका युद्ध कब हुआ था, तो इसका युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो वांडीवास का युद्ध है ये 22 जनवरी 1760 को वांडीवासी यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। और यह युद्ध जो है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो वांडीवास का युद्ध है इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयरकूट ने किया था। ठीक है, और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं ये बुरी तरीके से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो दोस्तों भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति किसने चलाई थी या फिर किसने अपनाई थी, तो फ्रांसिसी डी अल्मेडा ने अपनाई थी। ठीक है, एक फैक्ट ये पूछा जाता है
दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। दोस्तों भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, दो अलग अलग फैक्ट हैं और दोनों फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो हमसे छूट ना जाए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर खोला था। दोस्तों डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर खोला था, तो मछलीपट्टनम में खोला था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद उन्होंने भारत के अन्य भागों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे, लेकिन पहली फैक्ट्री यदि पूछी जाए तो कब की थी, 1605 में, और कहां पर की थी, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में की थी। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो झूम खेती होती है, ठीक है, इसको मिल्पा खेती कहा जाता है, इसको कोनुको कहा जाता है, इसको लादांग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। झूम खेती को इन सभी नामों से जाना जाता है। दोस्तों झूम खेती एक्चुअल में होती क्या है, तो देखो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि को झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, और ये जो झूम खेती है इसको विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, इसको वेनेजुला में कोनिको कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में इसको मसेलो कहा जाता है, इंडोनेशिया में इसको लादांग कहा जाता है। ठीक है, और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ठीक है, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है, और भारत में झूमिंग, दहिया, कोमान, येडू, पामाडावी, कोमान आदि नामों से जाना जाता है। तो दो तीन चार नाम जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करेंगे गोदावरी नदी की, ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में ये जाके मिल जाती है। टोटल लेंथ कितनी है, तो 1465 किलोमीटर जो है गोदावरी की टोटल लेंथ है। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी के ये दो निकनेम हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है अनाईमुडी शिखर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये कहां पर है, तो ये केरला में है। ठीक है, जो अनाईमुडी शिखर है ये केरल के इडुक्की जिले में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। यदि हम बात करेंगे इसकी हाइट की, तो लगभग 2700 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो पर्वत है ये इरिबुकुलम नेशनल पार्क में स्थित है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अनाईमुडी पर्वत शिखर जो है ये किस नेशनल पार्क में स्थित है, तो ये इरिबुकुलम नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। दोस्तों जो दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, या फिर जो दक्षिण का पठार है इसमें सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण के पठार में काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और दक्षिण का जो पठार है ये किससे बना होता है, तो दक्षिण का पठार लावा से बना हुआ है, इसलिए दक्षिण का पठार है इसको लावा का पठार भी कहते हैं। दक्कन के पठार का जो विस्तार है ये किन किन राज्यों में है, तो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन राज्यों में जो दक्कन का पठार है इसका एरिया फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, मोरमुगाऊ बंदरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों जो मोरमुगाऊ बंदरगाह है ये स्थित है गोवा राज्य के अंदर। ठीक है,
और गोवा राज्य में ये अरब सागर के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका किसकी किस्में हैं? दोस्तों अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका ये किसकी किस्में हैं? ये कॉफी की किस्में हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात यहाँ पर हुई कॉफी की, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है कॉफी के मामले में? तो आप कहेंगे कर्नाटका है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे संसार का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो देश यदि आपसे पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे ब्राजील, ठीक है। तो देश के संबंध में याद रखना है, ब्राजील जो है ये कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और भारत के राज्य के संदर्भ में यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य जो है ये कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन हम इसको और ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इसको पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट कहते हैं। कई बार आपको इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको पिगमेलियन और पार्सन पॉइंट ऑप्शन में मिलेगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप के निकोबार जिला, ठीक है, कौन से जिला? निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत पड़ता है। और प्रशासनिक रूप से ये लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो इंदिरा पॉइंट है ये प्रशासनिक रूप से किस पंचायत के अधीन है? तो आप कहेंगे लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों के बीच में स्थित है। ये 2 जिला कौन कौन से हैं? दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका एक और नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसको इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था, ठीक है। डेट भी आपको पता होना चाहिए, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और दोस्तों ये 8 अगस्त को शुरू किया गया था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का जो नारा है ये किसने दिया, ठीक है। तो यदि नारा आपसे पूछ लिया जाए तो तब भी आप गांधी जी लगाएंगे, लेकिन ये नारा गांधी जी ने नहीं दिया था, ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट और काम की बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा हीरा जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, ठीक है, यहाँ से निकाला जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पन्ना जो जिला है इसमें हीरे की खदानें हैं। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पूरे संसार में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रसिया है, ठीक है। और पूरे विश्व में हर साल 121 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन होता है, ठीक है। इन 121 मिलियन कैरेट में से 40 मिलियन कैरेट जो है केवल रसिया से निकाला जाता है या फिर रसिया से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ से निकाला जाता है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, यहाँ से निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको K2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये काराकोरा जो काराकोरम रेंज है इसके अंतर्गत आती है। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 8611 मीटर, ठीक है। और ये कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है, ठीक है। ये तो हमने बात की है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की। यदि हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, यानी कि पहले नंबर की पर्वत चोटी कौन सी है, तब आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की यदि हम हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय रेंज में आती है, ठीक है। और जो गॉडविन ऑस्टिन है ये काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये पर्वत। तो दोनों आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज में आता है और गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम रेंज में आता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? दोस्तों हिमालय की कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे ज्यादा चौड़ी है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है लघु हिमालय श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे चौड़ी है तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और जो लघु हिमालय श्रेणी है इसको महाभारत रेंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया उनका नाम था जीबी मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीबी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। और दोस्तों इनके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वो अलग बात है कि लोकसभा द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। और जीबी मावलंकर ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 20 क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? तो सिखों के गुरु अर्जुन देव, और ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में एक वंश हुआ है खिलजी वंश, उसका दूसरा शासक था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों हम सारी डिटेल को जान लेते हैं। दोस्तों मई 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा है इसने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः भारत में आगमन हुआ। कब? 1502 ईस्वी में, ठीक है। और पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री व 1505 में कोन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। पहली कहां पर? कोचीन में, दूसरी कहां पर? कन्नूर में, ठीक है। और फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इसी वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा का कालीकट में किस शासक ने स्वागत किया था? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूं कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है। और कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किस शासक ने किया था? तो जमोरिन नामक एक शासक था, इसने स्वागत किया था, ठीक है। फिर वास्को डी गामा जो है ये कालीकट से कुछ मसाले और जड़ी बूटियां पुर्तगाल ले गया था। और जो मसाले और जड़ी बूटियां वो पुर्तगाल ले गया था वो 60 गुना अधिक व्यय पर पुर्तगाल में बिका करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने
वास्को डी गामा की मदद की थी। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय व्यापारी की। अभी हमने पूछा था कि किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि किस भारतीय व्यापारी ने भारत आने में वास्को डी गामा की हेल्प की थी। किसने हेल्प की थी? तो कांजी मालम ने की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो कांजी मालम है यह एक भारतीय व्यापारी और समुद्रवेत्ता था, यानी कि इसको समुद्री रास्तों का बहुत ही अच्छा नॉलेज था और ये नियमित रूप से समुद्री मार्ग से अफ्रीका की यात्रा करता था। यह वास्को डी गामा को भारत लाया था और इन्होंने ही वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचाया था। ठीक है, और कालीकट का एक हिंदू राजा था। ठीक है, इसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन। इसने जो है वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था और उसे मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा भी प्रदान की थी। और ये यहाँ से जो मसाले और जड़ी बूटियां ले गया था पुर्तगाल, वो 60 गुना अधिक व्यय पर बिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को किस विभाग का कार्यभार सौंपा गया था? तो देखो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो अंतरिम सरकार है, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? दोस्तों, इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, और ये सरकार कब तक अस्तित्व में रही थी? दोस्तों, ये जो अंतरिम सरकार है ये अस्तित्व में रही थी 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को और ये अस्तित्व में रही थी 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, और दोस्तों जो बलदेव सिंह थे इनको कार्यभार सौंपा गया था रक्षा विभाग का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ नंबर बी पे लिखा है शिक्षा विभाग। इसका जो कार्यभार है किसको सौंपा गया था? तो सी राजगोपालाचार्य को सौंपा गया था। वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? तो लियाकत अली खान को सौंपा गया था। और जो श्रम विभाग है ये किसको दिया गया था? तो जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग दिया गया था। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसको सौंपा गया था? ठीक है, आपको गृह विभाग के बारे में बताना है। और जिस पर्सनालिटी को गृह विभाग सौंपा गया था, ईमानदारी से 4 बातें आप उनके बारे में जरूर लिखें। 4 ऐसी बातें जिन बातों से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट हो सकें। ठीक है, 4 बातें लिखें, क्योंकि जिन व्यक्ति को ये गृह विभाग सौंपा गया था वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनके ऊपर कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। और दोस्तों पॉजिटिव कमेंट करें। पॉजिटिव कमेंट, आपके जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, वो हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और इसी प्रकार का कंटेंट बनाने के लिए मजबूर करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।